मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल A1 ट्यूटोरियल पर। दोस्तों कल के लेक्चर की बात करें तो कल के जो लेक्चर हमारे आए थे उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को समझ रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने आपसे कुछ बातें कही थी, जहां पर हम V/V की बात कर चुके थे, W/W की बात कर चुके थे, W/V की बात कर चुके थे एंड V/W परसेंटेज की बात कर चुके थे। आज की जो हमारी टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मोल प्रभाज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन, तो आइए समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का, मोल के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है कि जैसे कि यदि आपके पास सॉल्यूट है तो उसके मोल्स होंगे ना, अणुओं की संख्या। ठीक है, लेकिन मोल फ्रैक्शन की बात करें, मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपने एक सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया। ठीक है, एक सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया, दो सॉल्यूशन हुआ। लेकिन मोल फ्रैक्शन की बात करें जहां पे आपके पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो हो सकती है वो मोर देन 1 हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने A और B दो सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, A और B दो सॉल्वेंट लिया हुआ है। इस कंडीशन में इसका मोल फ्रैक्शन यदि आपको फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, स्पेशली हम उसी को बात करने वाले हैं। तो आइए सीधे सीधे पहले फार्मूला देखते हैं, फिर उस पर कुछ बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यानी मोल प्रभाज बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप मान लीजिए कि A और B दो सब्सटेंस थे, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है, दोनों को मिला के आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूट होगा, मान लीजिए कि A आपका सॉल्यूट है और B आपका सॉल्वेंट है और दोनों को मिला के हमने सॉल्यूशन बना दिया। तो उस कंडीशन में हमें A का मोल फ्रैक्शन यदि पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन A का निकालने के लिए तो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए, ये फार्मूला क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप एक बात और जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स फाइंड करना हो, मोलों की संख्या फाइंड करनी हो, मोलों की संख्या निकालनी हो, तो आप कैसे निकालते हो? मोलों की संख्या निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है भार बटे अणु बल। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आप ये लिखते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लिखते हो। इसी फार्मूले से यदि इसको टोटल कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में ये फार्मूला यूज होता है। दैट अदरवाइज हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा माइंड रखेंगे और इस फार्मूले पे ही इसको अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे बता दें कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम जीटा बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और सिंबल यूज होता है जिसे हम ईटा बोलते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूले यूज हो जाते हैं, मतलब दोनों सिंबल्स यूज हो जाते हैं, दोनों सिंबल्स देखने को मिलते हैं बुक में, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सॉल्वेंट है A और मतलब एक सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है A और B को लेकर। ठीक है, तो इस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ A यदि आपको पूछना हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो ईटा ऑफ A। ईटा ऑफ A का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड जीटा ऑफ A भी आप लिख सकते हो जिसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो आइए आगे कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, और न्यूमेरिकल्स पे बात करते हुए आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। जिसमें कि अभी इसमें पहला क्वेश्चन हम कराते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। फार्मूले को आप देखते रहिए, इसी फार्मूले में हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इस
इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन आएगा हमारा। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 54 gram of water. Find the mole fraction of NaOH and H2O। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH यानी 40 ग्राम NaOH को 54 ग्राम पानी में यानी जल में डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है। तो उस कंडीशन में हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका, NaOH का और H2O का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो आप ध्यान से इसको देखो समझो, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 54 ग्राम ऑफ वाटर यानी 40 ग्राम NaOH को आपने 54 यानी 54 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। तो यानी कंफर्म है कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, यदि ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें तो दोनों का चाहिए निकालना, तो हमें दोनों का है ना, NaOH एंड H2O का। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं, Chi of NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आप जानते हो वेट कितना है 40 ग्राम, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, अब जानते हो कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए NaOH Na23O16 प्लस H1 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करोगे 23 प्लस 16 प्लस 1 6 प्लस 3 प्लस 1 ओवरऑल ये आ जाएगा 40। ठीक है, देन 40 अपॉन 40 आप इसे कैलकुलेट करोगे यानी 1 मोल, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूट है इसका 1 मोल। ठीक है, ठीक, और यहीं पर यदि हम वाटर की बात कर रहे तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूले में निकलेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 54 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा H2O का, H2O 2 × 1 + 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 60 इक्वल टू 18। ठीक है, अपॉन 18 इक्वल टू 3। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 + 1 इक्वल टू 4 यानी 1/4 एंड chi ऑफ H2O। इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी H2O 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 4 3/4। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/4 यानी 0.25 एंड आप इसे कैलकुलेट करोगे ध्यान से तो आप देखो 3/4 अप्रॉक्स 0.7। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही, आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आप इसको ध्यान से समझो। ध्यान से समझने की ये बात है कि आप यदि इसको ध्यान से देखोगे तो यानी कि NaOH का मोल फ्रैक्शन और H2O का मोल फ्रैक्शन यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो 0.75 + 0.25 इज इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ chi ऑफ NaOH प्लस H2O इज इक्वल टू 1। यानी कि ये फार्मूला हो सकता है हमारे पास कि यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के दोनों सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका एडिशन क्या होगा 1 के इक्वल होगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन है, सॉरी सब्सटेंस है जिसको मिला के आपने सॉल्यूशन बनाया है A B C, मान लेते हैं 3। ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन Na, इसका Nb और इसका Nc आपने ये फाइंड किया हुआ है।
आप ये कह लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ Na क्या होगा, यानी जीटा ऑफ A क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास फार्मूला होगा कि जिसका निकालना है उसका ऊपर यानी Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में ये तीनों एलिमेंट होते हैं ना, तो यानी Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आप सबको जोड़ोगे तो लास्ट में 1 ही आएगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। इसके पहले वाले चैप्टर में इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि जो कल की वीडियो आई थी उसमें आप लोगों ने W/W मोल का परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट एंड परसेंटेज ऑफ वैल्यू बाय वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ वेट बाय वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ वैल्यू बाय वेट ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी के फॉर्मूले में या उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा वो जाके देख ले और तब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है आइए सबसे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन इस तरीके के, ए सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट, ए सॉल्यूशन of a 46% weight by weight W/W। अब इस कंडीशन में हमसे कहा क्या जा रहा है, इस कंडीशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ A 46% W/W weight by weight एथिल अल्कोहल इन वाटर, एथिल अल्कोहल इन वाटर, एथिल अल्कोहल C2H5OH in water. Find the mole fraction of ethyl alcohol, mole fraction of ethyl alcohol। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ध्यान से समझो, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40% वेट बाय वेट C2H5OH इन वाटर, ठीक है, यानी कि एथिल अल्कोहल और वाटर मिलाया गया है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझो, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी होगी उसको अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कल की वीडियो जाके जरूर से देख लें। आप इसको ध्यान से समझो। इसको समझाने से पहले आप एक बार फिर से इसको समझ लो, जिसने नहीं देखी वो अच्छी बात है भाई, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा कि 46% वेट बाय वेट क्या है। मतलब 46% वेट बाय वेट का मतलब क्या था, कल हमने बताया था कि वेट बाय वेट का मतलब ये है कि इसमें आप जो सॉल्वेंट प्लस जो सॉल्यूट दोनों डिसॉल्व है, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, मेरे 46% W/W एथिल अल्कोहल, यानी कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। उसके बाद जो बच गया टोटल ओवरऑल कितना होता था 100 ml या 100 ग्राम, ठीक है। तो उस कंडीशन में 46 ग्राम ऑफ C2H5OH एंड कितना बच जाएगा आपका 54 ग्राम। आप यही बात हम यहाँ पे समझाने वाले थे कि हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो 100 ग्राम का बनेगा और जो हमारा सॉल्यूट है एथिल अल्कोहल हम लिख देते हैं वो 46 ग्राम का है और जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर H2O वो 54 ग्राम का है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5। तो आप ध्यान से इसको समझो, मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मोल चाहिए। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है इसका वेट कितना है 46 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा C2H5OH का, आपको पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12 गुना 24 प्लस 5 16 प्लस 1, आप इसे ऐड करोगे तो टोटल ओवरऑल आ जाएगा 16 प्लस 4 20 20 24 और 5 45 45 और 1 46, ओवरऑल कितना आ जाएगा 46 अपॉन 46 इज इक्वल टू 1, यानी कि C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कितना है 1। नेक्स्ट वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
सेम कहानी यहाँ पे भी होगी। तो वेट कितना है 54 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट 2 into 1 plus 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, जिसे आप कैलकुलेट करो तो यानी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 54/18 इज इक्वल टू 3। तो अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 यानी जीटा ऑफ C2H5OH क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जिसका निकाल लो एथिल अल्कोहल का निकाल लो तो 1 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 1 और 3 यानी 4 यानी 1/4 अप्रॉक्स 0.25। और यही पे यदि जीटा ऑफ H2O कर लिए जाए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, या तो आप निकालो या तो दूसरा ऑप्शन हमने आपको सिखाया कि 1 माइनस जीटा ऑफ C2H5OH क्या आ जाएगा 1 माइनस आपने अभी निकाल के रखा 0.25 इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दोनों आपने निकाल लिया। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो है वो मोल फ्रैक्शंस के सारे टॉपिक्स या सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन को अप्लाई करना है। जहां पे आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उस कांसेप्ट पे ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो है पीपीएम इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को समझते हैं थोड़ा सा। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, मिलीमीटर मतलब आप समझते हो 10 टू पावर 6 यानी 10 लाख। ठीक है, मिलियन का मतलब क्या है 10 लाख। 10 लाख बराबर क्या होता है 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो यही हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल समझाओ, मान लो 2 ppm लिखा हुआ है या 5 ppm लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 ppm का मतलब ये है कि 5 ग्राम मोल्स या 5 ग्राम जो सॉल्यूट है वह 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पीपीएम नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ मोल्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आप जानते हैं। और इसे पीपीएम में कन्वर्ट करना तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। आप ध्यान से फार्मूला को देख लीजिए, नंबर ऑफ पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। अदरवाइज जब आपको इसमें कोई क्वेश्चन मिले तो आप ट्राई करिए, इस फार्मूले को आसानी से लग जाएगा। अदरवाइज कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इस पे एक पूरा सेशन एक वीडियो कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जिससे आपके सॉल्यूशन पूरे हो जाएंगे। देन अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देन फिर आगे देखते हैं। तो आइए समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले थे 4 टॉपिक की, जिसमें कि स्पेशल आता है नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की बात अभी हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट इसके पहले किया था, और अभी हम बात करने वाले हैं मोलैलिटी पर। ठीक है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी ठीक है, मोलैलिटी ये इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग।
और इन तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट इनके डिफिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो आइए इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। स्पेशली हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं वो मोलैलिटी की बात करने वाले हैं। मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे मोलैलिटी क्या होती है और किस तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मोलरता, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा मोलरता की बात करते हैं। मोलरता क्या होती है, ठीक है। मोलरता का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोलरता का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स dissolve in 1 liter of solution, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या जो होती है वो मोलरता कहलाती है, ठीक है। यानी कि 1 लीटर बिलियन में घुले मोलों की जो संख्या होती है उसे हम मोलरता कहते हैं, ठीक है। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरता इक्वल टू क्या होता है आप समझ लो ध्यान से कि 1 लीटर बिलियन में घुले मोलों की संख्या, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, ये बात याद रखिएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। देन m इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास और एक बन जाता है, ये आप जानते हो कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, W/m। तो आप ये लिख सकते हो W/m अपॉन v लीटर में, ठीक है। अदरवाइज ये यदि v आपका लीटर में ना होकर ml में हो तो क्या करना होगा, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन m इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला हो जाएगा W/m अपॉन v अपॉन 1000, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल फार्मूला में क्या मिल जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v, यानी ये फार्मूला हमें ये भी मिलता है। अदरवाइज आप इस फार्मूले को थोड़ा सा ज्यादा माइंड में रखेंगे और इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले में हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो क्या होगा क्वेश्चन, क्या होगा सॉल्यूशन, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में, ये सारे बात हम लोग करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml solution. Find the molarity of solution. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से लग सकता है। मैं आइए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा। देखो भाई आपके पास दो फार्मूले हैं, एक या तो ये आप ट्राई करो या आप ये ट्राई करो, दोनों ट्राई करोगे दोनों से वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस डिपेंड करता है कैलकुलेशन। यदि आप इसे करोगे तो भी कैलकुलेशन उतना ही करना पड़ेगा और आप इसे यूज करोगे तो भी कैलकुलेशन उतना ही करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको यूज करते हैं जिससे थोड़ा सा एक बार में ही हो जाए। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका वेट चाहिए भाई, सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूट का। सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, 40 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, तो कितना है, आप NaOH लियो 23 प्लस 60 प्लस 1 कितना आएगा 40 जी, 40 ये आएगा, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन 250 ml, क्योंकि सॉल्यूशन कितना है 250 ml। देन आप इसे कैलकुलेट करोगे तो m इज इक्वल टू 40 से 40 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 100/25, जिस आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4, यानी कि मोलैलिटी जो m इज इक्वल टू 4m, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है मोलैलिटी। या आप इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हो 4 मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर को मोलैलिटी भी कहते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फार्मूला आपके माइंड में सेट हो गया होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है कुछ ऐसा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम of H2SO4 present in 500 centimeter cube solution। ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी। आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन देखिए, फार्मूला हमारा वही है, m इज इक्वल टू W/m इंटू 1000/V, V लीटर। ठीक है, W क्या है, वेट है किसका, सॉल्यूट का 4.9 ग्राम। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, सॉल्यूट का। कौन है, H2SO4। कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 32 प्लस 16 × 4, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 64 प्लस 2 66 प्लस 2 68 प्लस 30 इक्वल टू 98 इंटू 1000 अपन V की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब है यानी कंफर्म है, ml में है, तो आप इसे कन्वर्ट करने के लीटर में, तो कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई हमने पहले ही कर लिया है। इससे आप कैलकुलेट करोगे तो एक डेसिमल से डेसिमल ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, तो यानी 1/20 इंटू 20 से 20 कैंसिल 10/5, ये 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल 1/10 इक्वल टू 0.1 n। यानी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कैलकुलेशन है भाई, तो आपको देखना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करते करते वो भी आ जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 ml सॉल्यूशन। फाइंड द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 present in 100 ml of 3m solution। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो। ठीक है, ध्यान से क्या समझना है इसको देखो। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि उस सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी जिसकी मोलैरिटी जो है वो 3n है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन के लिए फार्मूला वही रहेगा जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, W/m इंटू 1000/V। तो W कितना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें पता ही नहीं है, तो W लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो आपको पता है, सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 × 3 यानी 48, कार्बन 12 और 23 × 2 इक्वल टू 46। आप इसे ऐड कर लो कितना आ जाएगा, 48 प्लस 12 60 प्लस 4 100 यानी 106। ओके, तो 106 इनटू 1000 अपन V की वैल्यू कितनी है, 3m सॉरी 100 ml। यहां से आप देख लो 100 ml, आप इसे कैलकुलेट। अब इस फार्मूले में दो वेरिएबल दिख रहा है, एक वेरिएबल ये दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल ये दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 3m, तो यानी 3 इज इक्वल टू W/106 into 1000/100। 20 से 20 कैंसिल, क्या आ जाएगा, आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो 106 into 3/10 इक्वल टू W, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू 10.6 into 3 इज इक्वल टू, ओवरऑल कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18 8 1 3 1 जा 3 यानी कि 31.8 ग्राम। मतलब क्या है कि 100 ml
के सॉल्यूशन में जिसकी मोलैलिटी 3m थी उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट 31.8 ग्राम मिक्स किया। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर डाउट ज्यादा हो तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मोलैलिटी ऑफ आयंस क्या होते हैं, मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और इसके साथ साथ नॉर्मेलिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है। कल के वीडियो में ये लेक्चर आपको मिलेगा, और कल के बाद फिर हम लोग परसों वाले वीडियो में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। तो चलिए।